हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का थर्ड लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग आज मेन चीज सीखने वाले हैं। इस वीडियो में मेन चीज क्या है, तो रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। बहुत बच्चे सवाल में गलती करते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते हैं लेकिन सारी विधि नहीं जानते हैं, कुछ कुछ पॉइंट पर मिस कर जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, सही सही तरीका लिखने का क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो आज का आपको टॉपिक दिख रहा होगा कि आज की हमारी इस वीडियो का मेन उद्देश्य क्या है। सबसे पहले रासायनिक समीकरण क्या है समझेंगे, इसको जानेंगे। रासायनिक समीकरण लिखने की पूरी विधि क्या है, कैसे रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं, हम लोग लिखते हैं, क्या क्या उसमें डालना पड़ता है मटेरियल, समीकरण का संतुलन हम लोग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। सारे टेक्निक आपको सिखाएंगे, सारे ट्रिक्स सिखाएंगे, बने रहिए हमारी वीडियो में। और सबसे पहली बात है, वीडियो अच्छा लगेगा ही लाइक अभी ही कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट आज का है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो पॉइंट है हमारा रासायनिक समीकरण। आप सब भी अपना कॉपी ले लीजिए, साथ में रखिए। रासायनिक समीकरण क्या है बच्चों, तो सिंपल सी बात यहां पर यह है, इसको इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन कहते हैं हम लोग। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया मान लीजिए दिया हुआ है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, वो एक सेंटेंस में होगा। अभिक्रिया क्या होता है, मैथ्स में इक्वेशन, ठीक है, क्या है वो, तो वो एक स्टेटमेंट है। अगर कहीं लिखा हुआ है x बराबर y या x बराबर y प्लस 4, तो ये क्या है, एक समीकरण है। समीकरण क्या कहता है, ये एक स्टेटमेंट होता है। x कह रहा है कि हम y प्लस 4 के बराबर है, हम y से 4 अधिक है, कौन, x। तो जिस प्रकार से समीकरण एक स्टेटमेंट है, उसी प्रकार से हर अभिक्रिया भी अपने आप में एक स्टेटमेंट है कि एक कंपाउंड कहता है कि जब हम इससे अभिक्रिया करते हैं तो ये बन जाता है ना, जब हम इससे अभिक्रिया करते हैं तो ये बन जाता है। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान समझिएगा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये भी एक स्टेटमेंट होता है जिसमें कि स्टेटमेंट को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, संकेत में। संकेत में यानी कि आणविक सूत्र में, जो भी यौगिक इन्वॉल्व है किसी एक एक्सपेरिमेंट में, हम अगर सभी यौगिकों को उनके आणविक सूत्र के रूप में निरूपित कर दें, अगर सूत्र के रूप में उसको हम ढाल दें, तो वही सिंबॉलिकली जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, मैथमेटिकल जो उसका हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उस चीज को, वही रासायनिक समीकरण बन जाता है। रासायनिक समीकरण से पहले आपको हम कुछ पॉइंट जो पिछले वीडियो हम बताए थे, वादा किए थे कि ये बताएंगे, तो उसके बारे में जान लेते हैं। ध्यान समझिएगा, लास्ट वीडियो में आपको छोड़े थे ये कह के कि हमारे पास जो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। याद होगा, आपको बताए थे, अगर नहीं देखें तो पिछला वीडियो आप लोग देख करके यहाँ पर आइएगा। तो 3 पदार्थ कौन कौन होते हैं, एक होते हैं अभिकारक, दूसरा होता है प्रतिफल, तीसरा होता है उत्प्रेरक, ठीक है। ध्यान समझिएगा बच्चों, सबसे पहली बात यही है, अभिकारक क्या होता है ना। अभी इस टॉपिक पर आएंगे, उससे पहले ये क्लियर कर लेते हैं पिछला टॉपिक, है ना। अभिकारक क्या होता है, अभिकारक को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो सारे पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के लिए इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि अभिक्रिया करने के लिए हम जिसको भी लाते हैं, जिसको अभिक्रिया करना है किसी और चीज में कन्वर्ट होने के लिए, उन पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। मतलब कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं ना। जो पदार्थ, लिखेंगे इसको, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे अभिकारक कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहा जाता है, ठीक है, उसे अभिकारक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान समझिए, मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं, जलाएंगे किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम जब जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है ना, आप मैग्नीशियम को जलते हुए देख रहे हैं ना, ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम जलता है। तो मैग्नीशियम जब जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो बताइए हम जलाने के लिए किसको लाए? जलाने के लिए हम लाए किसको? तो मैग्नीज को लाए। जलाने में हेल्प कौन किया? तो ऑक्सीजन किया। यानी कि ये दो पदार्थ ऐसे थे जो मेरे पास पहले से थे। अब भले ऑक्सीजन आपके हाथ में नहीं, लेकिन हवा में तो मिला हुआ है ना, इसी से ऑक्सीजन वो खींचा ना। तो मैग्नीशियम आपके हाथ में था और मैग्नीशियम के आसपास जो है ना ऑक्सीजन था, तभी तो उसमें आग लगी, और आग लगने के बाद जो नया चीज बना वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो चीज हमारे पास पहले से थे, जो अभिक्रिया में भाग लिया है, इन्हीं पदार्थों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं अभिकारक। इन्हीं को अभिकारक कहते हैं या फिर अभिकर्मक कहते हैं। अभिकारक या फिर क्या कहते हैं? अभिकर्मक कहा जाता है। क्लियर? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाए तो अभिकारक कौन होगा? तो कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक होगा, यहां पर होगा ना। तो ये अभिकारक समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है अपना, दूसरा पॉइंट होता है प्रतिफल। क्या होता है? प्रतिफल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। हिंदी में एक और नाम इसका है उत्पाद। क्या नाम है? उत्पाद नाम है। ठीक है ना। तो यहां समझिएगा प्रोडक्ट क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं जिनके गुण पहले वाले से बिल्कुल अलग होते हैं, है ना, जो बिल्कुल नई आइडेंटिटी लेकर के पैदा होता है, बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। क्या कोई दिक्कत इसमें? यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान समझिए, इसी अभिक्रिया में यहां पर नया पदार्थ कौन बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रतिफल कहलाएगा, यानी कि उत्पाद, यानी कि ये प्रतिफल प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल है अपने पास में, मान लीजिए यहां पर है कि जब मीथेन का दहन होता है, यानी मीथेन को जलाया जाता है, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर बनता है। ठीक है ना। जब मीथेन को जलाया जाता है तो क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर यहां पर बन जाता है। ठीक है, यहां पर वाटर वेपर बन जाता है। ठीक है, तो यहां ध्यान समझिएगा, मीथेन जला किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। मीथेन और ऑक्सीजन दोनों हो गया अभिकारक। क्या हो गया? अभिकारक। प्रतिफल, नया चीज क्या मिला हमें? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों क्या कहलाएंगे? प्रतिफल कहलाएंगे। प्रतिफल में भी ध्यान समझिएगा, रिएक्टेंट भी यहां पर दो दिख रहे हैं, प्रोडक्ट भी दो दिख रहे हैं। तो हम यहां पर बता ही देते हैं, हमारे पास जो अभिकारक होते हैं ना, अभिकारक दो भाग में बटे रहते हैं। कौन कौन? तो एक को बोलते हैं सबस्ट्रेट और दूसरे को बोलते हैं रिएजेंट। दोनों अभिकारक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अभिकारक ही हैं, दोनों का नाम अलग अलग है। यहां पर सबस्ट्रेट और रिएजेंट, एक होता है मेन अभिकारक और एक होता है जो उस पर प्रभाव डालता है अपना। जैसे कि यहां बताइए, जलने के लिए कौन लाया गया? मीथेन। ये मेन ईंधन हो गया, ये मेन फ्यूल है। और जला किसके कारण से? ऑक्सीजन के कारण से। तो प्रभाव किस पर पड़ा है? जला कौन है? मीथेन जल रहा है। प्रभाव किसके कारण से पड़ा? ऑक्सीजन के कारण से पड़ा। तो ध्यान समझिएगा, अभिकारक में जो प्रभावित होता है, जो प्रभावित होता है वो हमारा कहलाता है सबस्ट्रेट, और जो प्रभाव डालता है, जो प्रभाव डालता है, जिसके कारण से अभिक्रिया होती है, उसको बोलते हैं रिएजेंट। क्या बोलते हैं? रिएजेंट, यानी कि अभिकर्मक उसको कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर प्रतिफल, उत्पाद भी दो तरह का होता है। उत्पाद भी यानी प्रतिफल भी दो तरह का होता है।
एक होता है मेजर, मेजर माने कि जो ज़्यादा बनता है। दूसरा होता है माइनर, माइनर को हम लोग बाई प्रोडक्ट भी कहते हैं। एगो मेन प्रोडक्ट बनता है, एगो बाई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि अभिक्रिया में यहाँ पर ऐसा दो चीज रहे ही रहे, जरूरी नहीं है, लेकिन दो प्रोडक्ट बनेगा तो एक होगा मेजर जो सबसे ज्यादा बनेगा, यानी कि जो उत्पाद ज्यादा मात्रा में बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए हमारे पास 50 ग्राम अभिकारक था, तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, प्रतिफल भी 50 ग्राम ही बनना है चाहिए। अब मान लीजिए दो प्रतिफल बना, एक बन गया 40 ग्राम, एक बन गया 10 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम इधर 40 और 10 बनाया, तो 40 ग्राम वाला जो ज्यादा प्रतिफल बनाया है वो कहलाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, और जो हमारा कम बना है वो कहलाएगा बाई प्रोडक्ट या फिर माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत? तो यहां पर आप लोग को ये दो पदार्थ के बारे में जानकारी तो मिल गया, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। एक और पदार्थ है जो अभिक्रिया में इन्वॉल्व होती है जिसका नाम है उत्प्रेरक, इसके बारे में भी हम बता देते हैं आपको, पहले ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ध्यान समझिएगा, तीसरा जो हमारा पॉइंट यहां पर था, है ना, अभिकारक और प्रतिफल के बाद तीसरा पॉइंट है हमारा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जिसको इंग्लिश में ना कैटलिस्ट कहते हैं, क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये जो कैटलिस्ट है ये भी एक पदार्थ ही होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग डालते हैं, ठीक है ना। तो अभिक्रिया में हम तो अभिकारक डालते हैं, बनता जो पदार्थ है उसको प्रतिफल कहते हैं, तो भाई ये क्या है, तो उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, प्रतिफल निर्माण में भाग नहीं लेता है, लेकिन उसके बिना अभिक्रिया हो भी नहीं सकती है। वो बस आता है अभिकारकों को एक्टिव करने के लिए, अभिकारक को एक्टिव करके, कभी कभी क्या होता है ना कि अभिकारक एक्टिव नहीं होता है, वो अभिक्रिया करना चाहता नहीं है, तो हम लोग उत्प्रेरक डाल देते हैं अभिक्रिया जल्दी संपन्न होने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्या कहते हैं, जैसे कि शादी विवाह किसी का होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास दो परिवार होते हैं, ठीक है, दो परिवार होते हैं, ध्यान समझिएगा यहाँ पर। अब इसमें क्या है कि ये ना तो इसको जानता है ना ही ये इसको जानता है, लेकिन एक इंसान बीच का है, तीसरा नंबर का इंसान है, ये इंसान दोनों से परिचित है। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, परिचित दोनों से। अब ये क्या करता है, इसके यहाँ आता है और इसकी अच्छी अच्छी बात बोल देता है, ये उसके यहाँ भी जाता है और इसकी अच्छी अच्छी बात बोल देता है। अब जो ये दोनों जान नहीं रहा था एक दूसरे को, अब जान लेता है। जानने के बाद जो है अब ये दोनों अपना घर बसा लिया, ठीक है, दो परिवार यहाँ पर मिल जाते हैं, है ना। और बताइए ये जो तीसरा आदमी है, क्या ये किसी परिवार में मिला, किसी परिवार का हिस्सा बन गया क्या? नहीं। यहां पर प्रतिफल निर्माण में इसकी कोई भागीदारी नहीं होगी, मतलब कि ये आया था, ध्यान समझिएगा, यहां पर ये रिएक्शन इसके बिना संभव नहीं था, लेकिन ये प्रतिफल निर्माण में भाग नहीं ले रहा है। बात समझ रहे हो ना? तो कहने का अर्थ यही हो गया कि ऐसे ही पदार्थ उत्प्रेरक का काम करते हैं, जिसे आप लोग कैटलिस्ट कहते हैं और हमारी देहाती भाषा में दलाल कहते हैं। समझ गए ना? तो कहने का अर्थ हो गया ऐसे ही रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ कुछ होती है बच्चों, जिन अभिक्रियाओं में कुछ ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं जिसके बिना वो अभिक्रिया संभव नहीं था होना, लेकिन वो प्रतिफल निर्माण में भाग नहीं लेता है, ठीक है ना। ध्यान समझिए, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक पदार्थ है पोटेशियम क्लोरेट, KClO3। पोटेशियम क्लोरेट पदार्थ को जब हम हीट करते हैं तो कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं दिखता है, कोई भी बदलाव नहीं दिखता है, वहां पर नो रिएक्शन, कोई भी चेंज हमें दिखाई नहीं देता है। आप लोग जो पढ़े थे रिएक्शन होने के संकेत, कोई संकेत ही नहीं दिखता है रिएक्शन का, कुछ भी नहीं, ना तो गैस बनता है, ना तो हीट निकलती है, ना कुछ भी, ठीक है ना कलर चेंज होता है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वही पोटेशियम क्लोरेट में थोड़ी सी मात्रा में जब मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला करके तब गर्म करते हैं तो तुरंत देखा जाता है कि उससे एक गैस निकलती है। अब पता करने पर मालूम चलता है कि वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो ऑक्सीजन गैस बनता है और जो रेस्ट बच जाता है उस बीकर में, वो पोटेशियम क्लोराइड बच जाता है। ध्यान समझिएगा, यहाँ बैलेंस करें यहाँ पर, तो ये बैलेंस हमारा इस तरह से हो रहा है। जरा देखिए, ये अभिकारक है, ये प्रतिफल है,
क्या ये कहीं पर आया प्रतिफल साइड में? नहीं आया। तो ये तो बिल्कुल नहीं आया, लेकिन ये दिए नहीं तो अभिक्रिया हो भी नहीं रही थी। तो ऐसे ही पदार्थ जो प्रतिफल में नहीं आते हैं, प्रतिफल निर्माण में कोई भागीदारी नहीं है, लेकिन अभिक्रिया के वेग को नियंत्रित करते हैं, अभिक्रिया जो नहीं हो रही थी, अभिक्रिया जो स्लो हो रही थी या नहीं हो रही थी, उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा करके जल्दी से उस अभिक्रिया को संपन्न कर देता है। ऐसे ही पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो समझ में आ गया कि अभिक्रिया में कितने पदार्थ इन्वॉल्व होते हैं? 3 पदार्थ, अभिकारक, प्रतिफल और क्या? उत्प्रेरक। किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो प्रतिफल निर्माण में भाग लिए बिना, प्रतिफल निर्माण में भाग लिए बिना अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। जो अभिक्रिया नहीं हो रही थी उसके वेग को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। उसे क्या बोलते हैं? उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है। इस अभिक्रिया में MnO2 क्या है? तो इस अभिक्रिया में MnO2 एक उत्प्रेरक है। MnO2 क्या है? एक उत्प्रेरक है। ठीक है। इस अभिक्रिया में MnO2 एक उत्प्रेरक है। कोई दिक्कत? तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं समझ में आ गया। उत्प्रेरक के बिना अभिक्रिया संभव नहीं है, लेकिन उत्प्रेरक प्रतिफल में नहीं दिखता है ना, भाग लेता ही नहीं है। वो खाली वहां पर बैठ करके देख रहा होता है कि अभिक्रिया चलती रहे बस, है ना, वो देख रेख करता है अभिक्रिया की। समझ में आ गया ना। तो हमारे पास जो अभिक्रिया में पदार्थ इन्वॉल्व थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, उससे पहले आपको हम एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल देते हैं, उसी से समीकरण समझाएंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। तो हमने इस स्लाइड में 3 एग्जाम्पल लिए हैं अभिक्रिया के। ठीक है। 3 एग्जाम्पल क्या है? जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तब जल बनता है। ठीक है। ये तो बचपन से आप लोग सुने होंगे। तो ये एक स्टेटमेंट है। कोई आदमी अभिक्रिया किया, कोई आदमी एक्सपेरिमेंट किया तो देखता है कि जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन गैस से करते हैं तो क्या बन जाता है? जल बन जाता है। ठीक है। जो लिया गया केमिकल उसका नाम पता है, जो बना केमिकल उसका भी नाम पता है। पहले बच्चों यहां ध्यान से समझने वाली बात यह है कि रासायनिक समीकरण लिखने से पहले आप लोगों को कुछ जो चैप्टर में यौगिक आने वाले हैं उनका आप लोगों को नाम और फॉर्मूला, आणविक सूत्र, उनका आपको पता होना चाहिए, जो कि आप लोग 9 क्लास में परमाणु एवं अणु चैप्टर में आप लोग जो है ना रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं, आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं, अणु के रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं, संयोजकता क्या होती है, परमाणुकता क्या होती है, ये सब में ही आप लोग पढ़ के आए होंगे। नहीं तो एक आता है रसायन की भाषा, एक किताब आता है पतला रंग का, रसायन की भाषा, उसको आप लोग खरीद लीजिए। क्लास 10th में है तो बेहतरीन ढंग से आप उससे आराम से पढ़ाई करते रहिए, देखते रहिए, रटना नहीं है, देखते रहना है। रोज दिन कुछ ना कुछ उल्टा के 10 मिनट दे दिए समय, तो आपको बहुत सारा अणु का सूत्र याद हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर क्या है, जो जो पदार्थ इन्वॉल्व है ना, उनको सिंबॉलिकली यानी कि आणविक सूत्र में लिख करके मैथमेटिकल साइन के साथ जब निरूपित करते हैं तो उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं। देखिए कैसे, हाइड्रोजन की अभिक्रिया किससे हुई? ऑक्सीजन से हुई। खाली पदार्थ देखिए ना, पदार्थ क्या 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 है। हाइड्रोजन की अभिक्रिया किससे हुई है? ऑक्सीजन से। क्या बना है? जल बना है। हाइड्रोजन का जो एग्जिस्टेंस होता है, हाइड्रोजन किस रूप में है रहता है बताओ तो? H2 के रूप में रहता है सर। ऑक्सीजन किस रूप में रहता है सर? O2 के रूप में रहता है। ये दोनों अभिक्रिया कर रहा है, हाँ सर, तो अभिक्रिया को साइन दे देंगे प्लस में। दोनों एक साथ है तो प्लस में। प्रोडक्ट भी अगर दो एक साथ बन जाता है तो वहां भी प्लस में है। ठीक है ना, यानी कि हम ये दोनों एक साथ लिए हैं, मिला दिए हैं, तो यहां प्लस का साइन आया। क्या बना? तो सर जल बना। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है।
किससे बना? तो इन दोनों से बना। तो इन दोनों से ये बन रहा है, इसके लिए हम दे देंगे क्या चीज? एक एरो। ये एरो जो है ये रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को बतलाता है। किसको बतलाता है? ये दिशा को निरूपित करता है। कौन चीज? ये एरो है ना। किसको निरूपित करता है? दिशा को। बच्चों ध्यान समझना। तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से हुई तो क्या बना? जल बना। H2 + O2 क्या बना? जल बना। सेम टू सेम देखो यहां पर, जब जल में कार्बन डाइऑक्साइड को घुलाया जाता है तब कार्बोनिक अम्ल बनता है। सर जल का फॉर्मूला पता है, H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का पता है, CO2 होता है। कार्बोनिक अम्ल का नहीं पता है तो लिखिए H2CO3 होता है इसका फॉर्मूला। किसका? कार्बोनिक अम्ल का, कार्बोनिक एसिड का। कभी देखे हैं जीवन में? अरे आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें कार्बोनिक एसिड रहता है, वो कार्बोनेटेड वाटर रहता है ना, वही कार्बोनिक एसिड उसमें पाया जाता है। ध्यान समझिए यहाँ पर। तो जल में मिलाए हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसे मिलाए समझ गए कि ये दोनों अभिक्रिया करने वाला है, जो बन रहा है वो यहाँ पर है। दोनों अभिक्रिया करें, दोनों एक साथ लिए होंगे तब ना अभिक्रिया करेगा। और एक साथ का मतलब हो गया प्लस से लिखना है उसको, यानी कि आपने H2O के साथ लिया किसको? CO2 को। घुलाने का मतलब एक साथ आपने लिया, शब्द अलग अलग होंगे लेकिन बस एक साथ को अगर देखा कि एक साथ बना है तो साथ में प्लस में लिख दिया उसको। H2O CO2 के साथ मिला, क्या बन गया? H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल बन गया। यही जो हम लोग एक स्टेटमेंट को हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि हम लोग आणविक सूत्र और मैथमेटिकल साइन के साथ जब निरूपित करते हैं तब इसी जो इक्वेशन प्राप्त होता है, समीकरण बनता है, समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी पदार्थों को उनके संकेत और उनके आणविक सूत्रों के हेल्प से जब हम समीकरण बनाते हैं तो उस समीकरण को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल को जो अलग किया जाता है वो एक एरो से अलग किया जाता है, जो एरो रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को बदलाता है। यानी एरो के लेफ्ट में हमेशा अभिकारक रहेगा, एरो के राइट में हमेशा प्रतिफल। यानी कि एरो के सिर के तरफ प्रतिफल रहेगा, पूंछ की तरफ अभिकारक रहेगा हमेशा। यानी एरो आप उल्टा दीजिए तो वो अभिकारक बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? प्रतिफल बन जाएगा। ध्यान समझिए। इथेन का दहन, जैसे इथेन बोला तो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। और जैसे दहन बोला, दहन का मतलब हो गया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। दहन का मतलब जब भी आए कि जलाना है तो ऑक्सीजन के साथ कर देना अभिक्रिया। इथेन का दहन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प के साथ प्रकाश और ऊष्मा देता है। ये ऊष्मा और प्रकाश अतिरिक्त ऊर्जा है जो अभिक्रिया के दौरान निकलती है, उसको लास्ट में लिख देते हैं हम लोग। उसको अभिक्रिया में जब प्रतिफल बनता है तो प्रतिफल के साथ उसको हम लगा देते हैं कि हाँ भाई प्रकाश और ऊष्मा निकल रहा है। उसको आप समीकरण में इन्वॉल्व नहीं करिए, समीकरण के अंतिम में वो लिख दिया जाता है। ध्यान समझिए यहाँ पर। तो इथेन C2H6 का दहन किया गया, माने कि इसका ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया गया तो क्या क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड दिया एवं जलवाष्प, दोनों साथ साथ दे रहा है, उधर भी प्लस दिखाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या दिया? जलवाष्प। जलवाष्प में किसके कण होते हैं? सर जल के ही कण होते हैं, तो H2O लिख दिए। यहां पर इसके साथ साथ प्रकाश और ऊष्मा दिया तो अंतिम में लिख देंगे यहां पर प्रकाश और एवं ऊष्मा, हीट एंड लाइट लिख देंगे यहां पर, या फिर प्लस में यहां पर ऊर्जा लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि प्रकाश और ऊष्मा दोनों ही ऊर्जा का रूप है। तो ये जो आप देख रहे हैं अभिक्रिया में प्रयुक्त जो भी है, अभिकारक, प्रतिफल, उत्प्रेरक, यहां तो उत्प्रेरक एग्जांपल नहीं दिए हैं, पिछले वाले में दिए थे। तो अभिकारक, प्रतिफल, उत्प्रेरक सभी पदार्थों को अगर हम उनके संकेतों के मदद से अगर हम मैथमेटिकल सिंबल का उपयोग करते हुए हम लोग समीकरण के रूप में लिखते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं वो क्लियर हुआ। रासायनिक अभिक्रिया को ही सिंबॉलिकली लिख दो, क्या बन जाएगा? वो रासायनिक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो एक बार हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, आप लोग पहले इस एग्जांपल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या लिखेंगे?
तो जब रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थों मतलब क्या हुआ, पदार्थों मतलब अभिकारक हो गया, ठीक है, प्रतिफल हो गया या फिर उत्प्रेरक हो गया, ये 3 पदार्थ रहता है ना। जब रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थों को उनके आणविक सूत्र के रूप में गणितीय चिन्हों के साथ, मैंने प्लस एरो ये सब क्या है, मैथमेटिकल सिंबल ही है, तो गणितीय चिन्हों के साथ समीकरण के रूप में लिखा जाता है, समीकरण के रूप में लिखा जाता है, तो इसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। बच्चों एकमात्र अंतर है, अंतर क्या है कि गणित के समीकरण में इक्वल टू देखते हैं आप, और यहां पर इक्वल टू नहीं होता है। इक्वल टू मैथ्स में ये कहता है कि जो लेफ्ट में है वही राइट में है, लेकिन हमारी केमिस्ट्री में क्या होती है ना, इक्वल टू डालेंगे इसका मतलब जो अभिकारक है वही प्रतिफल है, नहीं ऐसा तो होता नहीं है, प्रतिफल बिल्कुल डिफरेंट बनता। हालांकि एटम उतना ही रहता है जितना कि अभिकारक में है, उतना ही प्रतिफल में रहेगा, लेकिन क्या दोनों बराबर चीज है, नहीं है। तो इसलिए यहां इक्वल टू नहीं डालते हैं, यहां पर एरो डालते हैं कि हाँ भाई x कन्वर्ट किस में हो गया, y में हो गया, x रूपांतरित हो रहा है किसमें, y में। तो इस तरह से हम लोग इक्वल टू नहीं डाल सकते, हम लोग बस एरो डाल सकते हैं। अगर आप इक्वल टू गलती से लिख देते हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है ना, एरो डालना है इसमें। अब ध्यान समझिए यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या क्या है, ध्यान समझिए यहाँ पर। संतुलित बाद वाली बात गई, पहले नियम देखिए यहाँ पर। रासायनिक समीकरण जब भी हम लिखते हैं तो पहले तो मान लो कि एक एग्जांपल लिए थे हम इससे पहले भी, तो यहाँ पर एक एग्जांपल आया था C2H6 प्लस O2, हम यहाँ पर लिखे थे CO2 प्लस H2O प्लस कुछ ऊर्जा यहाँ पर निकाले थे अभी जस्ट, है ना। ये एक जनरल एग्जांपल रासायनिक समीकरण का है, ठीक है, एग्जांपल दे दिए। अभी यहाँ पर देखिए ये समीकरण कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्यों नहीं है, इस समीकरण में ये नहीं लिखा हुआ है, कुछ बातें हैं जो कि छूट रही है ना। एक तो बैलेंस, संतुलित नहीं है समीकरण। संतुलित क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो अगले टॉपिक में जाएंगे हम लोग। पहले ये बात है यहां पर कि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि इथेन जो है वो किस रूप में हम लिए हैं, ऑक्सीजन किस रूप में लिए हैं, ऑक्सीजन लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, तो किस रूप में लिए हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में निकला है, ये गैस के रूप में निकला है कि शुष्क बर्फ, वो भी तो CO2 होता है, ठोस रूप में निकला है, जल किस रूप में बना है, यहाँ पर गैस के रूप में बना है, वाष्प के रूप में बना है, कि लिक्विड के रूप में बना है, कि सॉलिड बर्फे बन गया है। तो ये सब चीज इन्वॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो एक रासायनिक समीकरण कंप्लीटली सही एकदम लिखने के लिए कुछ संकेतों का यूज करते हैं, ध्यान समझिए यहाँ पर, है ना। रासायनिक समीकरण कैसे कंप्लीट करते हैं, तो हेडलाइन दीजिएगा यहाँ पर, रासायनिक समीकरण को ज्यादा इंफॉर्मेटिव का मतलब हो गया ज्यादा जानकारी युक्त बनाने के लिए, है ना, बनाने के लिए निम्न बातें हैं। कुछ बातें हम आपको बताएंगे जिससे रासायनिक समीकरण ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनेगा, है ना, यानी कि तब आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा कहीं पर भी। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके बाद चलते हैं कि आखिर क्या क्या करना पड़ता है रासायनिक समीकरण को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, ठीक है। पहले बच्चों रासायनिक समीकरण को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ कुछ बातें हैं, क्या क्या है। पहली बात, सबसे पहले पदार्थ की अवस्था की सूचना आपको देनी होगी, है ना। पदार्थ की अवस्था की सूचना देनी पड़ेगी, मतलब कि आप एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे हैं,
आप मान लो एक्सपेरिमेंट किए, कर लिए, ठीक है ना, अब उसी एक्सपेरिमेंट को समीकरण के रूप में लिखे, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो पदार्थ लिया है वो किन अवस्था में लिया है, ठोस में लिया है कि द्रव में लिया है, गैस में लिया है। तो 4 बातें यहां पर हो सकती है, ठीक है ना, अवस्था यहां पर 4 बातें समझ में आनी चाहिए आपको, 4 बातों की, ठीक है ना। ध्यान समझिए यहां पर क्या क्या है। पदार्थ अगर ठोस है तो हम सॉलिड के लिए S लगाएंगे। पदार्थ अगर द्रव है, प्योर ठोस है सॉलिड, प्योर द्रव है तो लिक्विड लिखेंगे। पदार्थ अगर गैस है तो यहां पर G लगाएंगे गैस के लिए। और होता क्या है, कुछ पदार्थ जैसे कि हम लोग जब भी कुछ मान लो अम्ल मार्केट से खरीदते हैं लैब के लिए, या जो है ना क्षार लेते हैं या लवण लेते हैं, तो ठोस अवस्था में तो उसको अभिक्रिया नहीं कराते हैं, जल में उसको मिला करके तब उसको अभिक्रिया करवाई जाती है। यानी कि आप अगर एसिड खरीद रहे हैं मार्केट से ना, तो 100% एसिड नहीं है, कुछ एसिड है कुछ पानी मिला हुआ रहेगा उसमें, तो वो मिश्रण है, इसका मतलब जलीय विलयन है। तो जब भी एसिड, बेस, लवण इन सब की बात होती है ना अभिक्रिया में ना, तो वो जलीय विलयन के फॉर्म में हम लोग अभिक्रिया में डालते हैं, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं जलीय विलयन। इंग्लिश में बोले तो एक्वस सॉल्यूशन, है ना, और उसके लिए हम AQ का यूज करते हैं, एक्वस का AQ हो गया। अब जैसे देखिए यहां पर, जैसे एग्जांपल है कि जब एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है कि जब अम्ल की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड लवण और जल बनता है। यानी कि जब एक अम्ल में एक क्षार को मिलाया जाता है, जब एसिड में बेस को मिलाते हैं ना, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ध्यान समझिए यहाँ पर। तो मतलब क्या है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड बनता है प्लस जल बनता है। ध्यान समझिए यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड और क्या बनता है, जल बनता है। तो बात यह है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहां पर जल में मिला हुआ है, तो यहां लिखेंगे कि ये एक्वस रूप में है, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जल में मिला करके हम लोग डालते हैं अभिक्रिया में, तो ये भी एक्वस रूप में। नमक जो बना है वो भी तो जल में घुला हुआ है, यहां पर एक्वस फॉर्म में। और जल जो है वो खुद, वो किसी में मिला हुआ नहीं रहता है, जल अपने जल है, वो विलायक है, वो यहां पर उसके लिए लिक्विड का उपयोग करेंगे कि जल हम लोग लिक्विड स्टेट में लिए हैं। तो यहां देखिए इस तरह से अभिक्रिया में हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जब कार्बन यानी कोक का टुकड़ा को जलाया जाता है, तो जलाता है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो बताइए कोक का टुकड़ा क्या था, ठोस, द्रव, गैस, क्या था, ठोस था ना। ठोस के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, S का, सॉलिड का। ऑक्सीजन जो आसपास में था वो किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में ना, तो उसके लिए G का उपयोग करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो क्या बना, गैस बना, तो उसके लिए भी किसका इस्तेमाल करेंगे, G का इस्तेमाल करेंगे यहां पर, गैस। क्लियर। तो इस तरह से पदार्थ की अवस्था का वर्णन करना पड़ेगा। कल एक अवक्षेपण वाला अभिक्रिया बताए थे आपको हम, याद है कि जब क्या कहते हैं बेरियम क्लोराइड का अभिक्रिया, ये लवण है, सोडियम सल्फेट के साथ कराया जाता है, ये भी क्या है, लवण है, ठीक है ना, तब बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट बनता है, उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, बोले थे ना। तो ध्यान समझिए यहाँ पर, बेरियम क्लोराइड क्या है, लवण है जो जल में मिलाए होंगे। ठोस अवस्था में तो नमक को मिला नहीं दिए होंगे, क्या नमक में नमक ठोस में मिला देगा तो अभिक्रिया हो जाएगा, नहीं, अभिक्रिया कराने के लिए इसको जल में घुलाना पड़ेगा। तो बेरियम क्लोराइड ये लवण है, लवण जो है हमारा जल में मिला हुआ है तो एक्वस हो गया। सोडियम सल्फेट भी लवण है, जल में मिला हुआ है, एक्वस बना। सोडियम क्लोराइड भी जो नमक बना वो ठोस नहीं बना है, वो जल में मिला हुआ तो घुला हुआ है, तो वो भी एक्वस फॉर्म में बना। लेकिन ये बेरियम सल्फेट जो है ना अवक्षेप बना। अवक्षेप किस रूप में बनता है, ठोस के रूप में बनता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो अवक्षेप को एक और तरीका से हम लोग बताएंगे इसी पॉइंट में। पहला पॉइंट से लिखा है ना, दूसरा तीसरा पॉइंट में बताएंगे आपको हम। अवक्षेप बनता है ठोस के फॉर्म में, तब ना वो नीचे में जाकर बैठ जाता है। कल बताए थे ना अवक्षेप के बारे में। तो यहाँ पर जो है बेरियम सल्फेट ठोस अवक्षेप के रूप में बनता है, तो ठोस के लिए यहाँ क्या लिखे, S लिख दिए।
कितना सिंपल चीज है यहाँ पर। तो इस तरह से पदार्थ की अवस्था की सूचना आपको देनी पड़ती है रासायनिक समीकरण लिखते वक्त। तो ये तो एक बात क्लियर हो गया, सूचना दे दिए, ठीक है। दूसरी बात हम लोग करते हैं, जब गैस बनता है या अवक्षेपण होता है तो उसकी भी सूचना आपको देनी पड़ती है। कैसे, ध्यान समझिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 2 में। तो नंबर 2 है अपना, नंबर 2 क्या है यहाँ पर, नंबर 2 में अपना है गैस की उत्पत्ति या अवक्षेपण की सूचना। किसी अभिक्रिया में गैस उत्पन्न हुआ है कि अवक्षेप बना है, इसकी सूचना देनी पड़ेगी। यानी कि अभिक्रिया में क्या हुआ, गैस बनेगा तो ऊपर उड़ेगा और जो अवक्षेप बनेगा वो नीचे बैठेगा। इन दोनों की सूचना आपको चिन्ह के साथ देनी पड़ेगी रासायनिक समीकरण को बढ़िया से इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। कैसे, ध्यान समझिए, एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर गैस की उत्पत्ति जब होती है ना तो उसके लिए इस तरह का साइन का उपयोग करते हैं, और जब अवक्षेप बनता है, प्रेसिपिटेट जब बनता है, शॉर्ट में पीपीटी बोलते हैं इसको, तो उसका हम लोग ऐसे एरो से, यानी डाउनवर्ड एरो से हम लोग उसको क्लियर करते हैं, उसका सूचना देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ध्यान समझना यहाँ पर। तो मान लीजिए हमारा एग्जांपल एक ठो है कि जब क्या कहते हैं, अभी जैसे पढ़ाए थे हम यहाँ पर, जैसे कि मान लो कि जब कार्बन को छोड़ो यहाँ पर एक एग्जांपल जनरल लेते हैं। अभी जैसे दिखाए थे आपको हम कि जब मीथेन, ठीक है, मीथेन को जब जलाया जाता है, मीथेन की अभिक्रिया किससे हुई, जब ऑक्सीजन से हुई, तो यहाँ पर क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बना था, है ना। तो ध्यान समझिए, मीथेन क्या लिए थे आप, गैस लिए थे। ये ऑक्सीजन भी क्या था, गैस था। कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो भी आपका गैसीय रूप में बना, और यहाँ जल जो बना, जल किस फॉर्म में बना, लिक्विड के फॉर्म में बना, प्लस यहाँ से ऊर्जा निकल रही है, ठीक है। ऊर्जा में प्रकाश और ऊर्जा दोनों, उसमें दोनों मिलती है। एक एग्जांपल और भी लेते हैं, इसे भी समझो अच्छे से। जब जिंक की अभिक्रिया, आपको कल बताए थे, जब जिंक को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो क्या होता है, अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया होने के बाद आप देखिए थे गैस निकल रही थी, कल दिखाए थे, ठीक है ना। वहां पर जो गैस निकल रही थी वो हाइड्रोजन गैस थी। गैस निकलने बाद जो बचता है ना वो लवण बन जाता है जिंक क्लोराइड का। जिंक और क्लोरीन, हाइड्रोजन तो निकल गया ना, जिंक और क्लोरीन का क्या बना, जिंक क्लोराइड, जिसका सूत्र हो जाता है ZnCl2, ठीक है ना, ये बनता है। तो ध्यान समझिए, जिंक किस रूप में लिए थे आप, ठोस के रूप में। एसिड तो जल में मिला हुआ रहता है तो एक्वस लिखोगे। लवण जो बना वो जल में मिला हुआ है, वो क्या है, एक्वस है। और हाइड्रोजन जो बना वो किस रूप में बना, यहाँ पर गैस के रूप में बना। जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में बना था, गैस के रूप में बना था। तो यहाँ पर जब कुछ पदार्थ के साथ गैस, यहाँ पर ये समीकरण हम नहीं लेना चाह रहे थे यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर खाली गैसीय फॉर्म में ही सब कुछ बन रहा है। देखिए गैस का सिंबल कब डालते हैं हम यहाँ पर, जब एक कोई पदार्थ बना जो कि उड़नशील नहीं है, ये बना आपका जलीय विलयन के फॉर्म में, उसी के साथ में जब कोई गैस जब निकलता है तो उस पदार्थ, पर्टिकुलर पदार्थ में हम यहाँ पर साइन लगा देते हैं एरो वाला, है ना, कोई दिक्कत। यानी कि जब कोई पदार्थ अभिक्रिया करता है, दो पदार्थ बनाता है, मान लीजिए 2 या 3 पदार्थ जो भी बनाता है, जिसमें कुछ पदार्थ उड़नशील नहीं है, एक आध गो क्या है, उड़नशील है, तो उड़नशील पदार्थ के बगल में हम वहाँ पर एरो डाल देते हैं कि गैस बन के ये उड़ रहा है, इवॉल्व हो रहा है, अभिक्रिया के दौरान ये निकल रही है, ठीक है। अब दूसरी, उसी एग्जाम्पल में यहाँ पर ध्यान समझिए, वही अवक्षेपण के बारे में आपको हम बता रहे थे ना। जैसे अवक्षेपण में आपको एक्सपेरिमेंट में बताए थे कल कि जब जिंक को कॉपर सल्फेट में मिलाया जाता है, तो बताए थे ये ब्लू कलर का होता है, बंद किया जाता है, ये बन जाता है जिंक सल्फेट। अब प्लस कॉपर जो है वो इस विलयन से, जो जल में घुला हुआ है कॉपर, वो उस विलयन से कॉपर निकल करके नीचे बैठ जाता है। ध्यान समझिए, यहाँ पर जिंक लिए थे ठोस के रूप में और इसका जलीय विलयन लिए थे एक्वस रूप में। हो क्या गया कि ये अपना जलीय विलयन बना लिया सल्फेट के साथ, जो कॉपर था वो जैसे ही ठोस रूप में बाहर निकला,
ठोस तो नीचे बैठ जाता है, ये बैठ गया नीचे में, तो यहाँ पर बन गया ये प्रेसिपिटेट, अवक्षेप। यहाँ आप सॉलिड लिख सकते हैं ठोस, या फिर एरो नीचे डाल दिए, मतलब कॉपर जो है नीचे बैठ रहा है, कॉपर का अवक्षेपण होना यहाँ पर दिखा रहा है। तो अभिक्रिया में जब अवक्षेप बनता है तो उसको हम लोग नीचे वाला एरो, डाउन एरो से हम लोग निरूपित कर देते हैं। क्या ये पॉइंट भी क्लियर हो गया? ठीक है, अब ध्यान समझिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट और भी है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है बच्चों, अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक हो गया है ना, उत्प्रेरक हो गया, या फिर कुछ अभिक्रिया हम ताप दे रहे हैं, मान लो कि कोई अभिक्रिया 100 डिग्री पर हो रहा है, 500 डिग्री पर हो रहा है, या कुछ दाब लगाना हो, कोई अभिक्रिया में हम दाब लगा दिए, 2 बैरोमीटर 3 बैरोमीटर में कुछ दाब लगा दिए वहां पर, या अभिक्रिया में जब हीट किए, हम कूल किए, या फिर जो भी कंडीशन अप्लाई किए या उत्प्रेरक मिलाए अभिक्रिया में, इन सब को इन्हें कहाँ लिखते हैं, तो इन्हें एरो, इन्हें एरो के ऊपर एवं नीचे लिखा जा सकता है, लिखा या जाता है, लिखो ना। मतलब कि मान लो कि यहाँ पर क्या है, कोई अभिक्रिया है, जैसे कि मान लो क्या कहते हैं, जैसे मान लो कोई अभिक्रिया है कि नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करती है तो अमोनिया बनता है। अब मान लो कि ये जो अभिक्रिया है ये 500 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ पर 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिए हैं। अब मान लो ये अभिक्रिया हो रहा है 9 बार प्रेशर पर, तो हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ पर 9 बार प्रेशर लगाया गया। प्रेशर का यूनिट है एटीएम होता है, पास्कल होता है, बार होता है, टॉर होता है, ये सब प्रेशर का यूनिट, दाब का यूनिट है। तो बोलेंगे अमोनिया गैस जब नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया किया, कितने पर, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 9 बार प्रेशर पर, तब अमोनिया गैस बना। ठीक है ना। यहाँ पर एगो जो है ना उत्प्रेरक होता है आयरन, लोहा का टुकड़ा, है ना। तो ध्यान समझिएगा बच्चों, यहाँ पर ये जो ताप है या दाब है या फिर ये उत्प्रेरक है, ये तीनों पदार्थ हम कहाँ लिखे हैं, एरो के ऊपर और नीचे लिखे हैं। तो अभिक्रिया को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए जो अतिरिक्त चीज है, उत्प्रेरक हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, इनको एरो के ऊपर नीचे हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। और इन सब के अलावा अभिक्रिया को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए सबसे जो मेन काम है वो अभिक्रिया को संतुलित करने का काम है। किसका काम है? संतुलित करने का काम है। अब हम लोग यही पढ़ेंगे संतुलन अभिक्रिया का क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे करते हैं उसके बाद। तो यहां तक क्लियर हो गया बच्चों ना, यहां तक क्लियर हो गया ना। लास्ट ही पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे आज, संतुलित क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कल इसका हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है ना, संतुलित करने का। ध्यान समझिए, यहां तक क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभिक्रिया का संतुलन क्यों करते हैं, सबसे पहला सवाल ये था। एक अभिक्रिया लेते हैं, मान लीजिए यहां पर एक अभिक्रिया लेते हैं जनरली। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये फॉर्मूला हो गया। ये है मैग्नीशियम, ये है आपका ऑक्सीजन जला, ये क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। ध्यान समझिए, यहां पर दो नियम आए थे 9th क्लास में, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत और एक डाल्टन के नियम में कहा गया था, किसी डाल्टन के सिद्धांत में किसी भी अभिक्रिया के दौरान परमाणु की ना तो उत्पत्ति होती है ना तो उसका विनाश होता है, परमाणु का संरक्षण, परमाणु का संरक्षण। ये था आपका डाल्टन के नियम में, यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखो कोई भी बात हम नहीं कर रहे हैं, सब
पुराने हमारे बाबा लोग कर रहे हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा था कि किसी भी अभिक्रिया के दौरान परमाणु की ना तो उत्पत्ति होती है ना तो उसका विनाश होता है, यानी परमाणु हमेशा संरक्षित रहता है। और ये दिया था कौन? लेवॉइजियर। कौन दिया था? एंटोनी लेवॉइजियर, जिसको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। यहां पर जो है ये आपका लॉ दिया था। अब इन दोनों के लॉ की बात करते हैं। जरा देखिए गौर से, यहां पर 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं इस साइड में। अभिकारक में हम लेके गए 2 ऑक्सीजन और प्रतिफल में कितना ऑक्सीजन दिख रहा है हमको? 1 ऑक्सीजन। यहां 2 बातें हो गई। एक ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान 16 होता है, ये सब पढ़ाएंगे या फिर आप लोग 9th में पढ़े होंगे परमाणु और अणु में, मोल कंसेप्ट में। एक ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना? 16 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है? तो मैग्नीशियम का 24 होता है। तो 2 ऑक्सीजन 16 दूनी 32, एक मैग्नीशियम यहां पर हो गया 24, दोनों को मिलाए तो यहां पर हो गया 56 यूनिट द्रव्यमान लेफ्ट साइड में है। राइट साइड में गए तो 24 प्लस 16 40 यूनिट द्रव्यमान जो है वो राइट साइड में है। देखो यहां दोनों बातें हो रही है, एक तो परमाणु हमको घटा हुआ दिख रहा है, दूसरा द्रव्यमान भी यहां पर घटा हुआ दिख रहा है, जबकि दोनों ही कथन ये कहता है कि ना तो परमाणु का विनाश होना चाहिए ना ही द्रव्यमान जो है घटना या बढ़ना चाहिए, द्रव्यमान भी संरक्षित रहता है। ये 2 चीज संरक्षित रहता है, इसलिए इस नियम को सही साबित करने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। संतुलित करने के बाद अगर हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं बच्चों और यहाँ भी 2 लगा देते हैं तो देखिए 2 मैग्नीशियम 24 दूनी 48 प्लस O2 32, कितना हो गया यहाँ पर? 80 यूनिट द्रव्यमान लेफ्ट साइड में। अब वहां देखे तो 16 प्लस क्या कहते हैं 24 हो गया 40, 40 को दुगुना कर दीजिए 2 से, तो 2 गुना 40, इधर भी राइट साइड में भी 80 यूनिट द्रव्यमान हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब तो परमाणु भी संरक्षित हो गया, द्रव्यमान भी संरक्षित हो गया। तो परमाणु संरक्षण के सिद्धांत और द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को सही साबित करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। समझ में आया? संतुलित क्यों करेंगे हम, है ना। यानी कि इन्हीं दोनों नियमों को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। संतुलित करना क्या है? आवश्यक है ना। तो पहले क्यों का जवाब मिल गया ना आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे कैसे करना है संतुलन, यही ना। चलिए फिर प्यारे बच्चों, इससे पहले आप लोग लास्ट टॉपिक पढ़ें। आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आपके जो भी दोस्त लोग हैं, जिसको भी आप जानते हैं, ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो बच्चे भी अच्छे से अच्छे नॉलेज का बेनिफिट ले सके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। और एक बात है कि जब भी आपको PDF वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उसको व्हाट्सएप करके हमसे अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा ही नहीं, ठीक है, हर दिन हम कहेंगे नहीं। आप ध्यान समझिए, यहाँ पर संतुलित करने के लिए आपको हम कुछ समीकरण लिखाते हैं, ध्यान समझिए, हम ट्रिक बताते हैं आज। CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, ये एक असंतुलित अभिक्रिया है। देखिए ना गौर से, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है। C2H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, ठीक है। मान लीजिए 4 ले लिए, H10 ले लिए, प्लस O2 CO2 प्लस H2O। कहोगे सर सब तो एक ही बात है, तो बाबू इसमें ट्रिक है, ये बता देते हैं, इसके बाद अगला बात आएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही C2H5OH प्लस O2, ये भी है CO2 प्लस H2O,
पदार्थों के नाम बोल देते हैं आपको हम। इधर तो पता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल है, इधर आपको ये मीथेन है, ये इथेन है, ये ब्यूटेन है, ये इथेनॉल है, ठीक है ना, वही दारू, ठीक है ना। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, तो ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक की पहचान होती है कि जब भी वो जलता है तो ना, जलने के बाद वो दो ही चीज बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल के वाष्प। सब में आप अवस्था डाल सकते हैं, यहां पर हम अवस्था नहीं, फिलहाल हम समीकरण को बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। जब भी हाइड्रोकार्बन का दहन का रिएक्शन आएगा बुक में, जितना बार भी आएगा, तो याद रखिएगा पहले आपको कार्बन को बैलेंस करना है, फिर आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तब आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, इस तरफ से बैलेंस करना है, ठीक है, ट्रिक है। और बैलेंस करने के लिए ध्यान समझिएगा, यहां पर बैलेंस करने के लिए किसी अगर परमाणु के पीछे में भिन्नात्मक अंक भी आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये भी सही है, और नहीं तो इसको उड़ाने का तरीका भी हमको बताएंगे। चलिए ठीक है, ध्यान समझिए। यहां पर पहले कार्बन, एक कार्बन है सर, यहां एक कार्बन है, कार्बन की संख्या 1 है, इधर भी कार्बन की संख्या 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन सर यहां पर 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पर 4 है। यहां पर हाइड्रोजन सर यहां पर तो 2 ही दिख रहा है, तुरंत जान गए कि यहां 2 से गुना करना है, 2 से गुना कर दिए, हाइड्रोजन हो गया 4, क्लियर। अब रहा ऑक्सीजन, सर इधर 2 है, ऑक्सीजन सर इधर 2 यहां पर है, और 2 से पूरे में गुना है तो 2 यहां पर भी हो गया, ऑक्सीजन 4 है। देखिए 4 यहां 2, किधर गुना करोगे, यहां सर 2 से गुना कर देंगे तो यहां भी 4, वहां भी क्या हो जाएगा 4, देखो 2 से गुना कर दिए, दोनों बगल बैलेंस। इसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। कितना आसान है बताओ। यहां देखिए कार्बन, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, यहां कितने कार्बन है सर, 1 कार्बन है। पहले ही समझ में आ गया कि यहां 2 से गुना होगा, चलो 2 से गुना कर दिए, ठीक है। और जब भी गुना होता है तो सब में गुना होता है, या तक कि यहां पर ऑक्सीजन भी प्रभावित हुआ है। अच्छा, हाइड्रोजन सर यहां 6 है, हाइड्रोजन सर यहां 2 ही है, कितना से गुना करोगे, 3 से, 6 हो जाएगा ना, तो 3 से कर दिए। इसमें ऑक्सीजन भी 3 हो गया ना। अच्छा, ऑक्सीजन सर यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन सर यहाँ O2 2 गो, तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर, 4 3 7। बताओ 2 में कितना से गुना करोगे तो 7 के बराबर हो जाए, पता ही नहीं चल रहा है। तो सिंपल सा बात समझ लो, यहाँ पर कुछ नहीं, 2 में 3.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। कहोगे सर 3.5 डाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। 3.5 को तुम क्या लिखोगे, 7/2 लिखोगे, 3.5 को ये लिखोगे ना, 7/2 हम लिख दिए, ये भी सही आंसर है, पूरा बैलेंस हो चुका है। 7/2 से गुना कर दिए, 7 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, 7 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया, कहानी खत्म। लेकिन नहीं सर ये फ्रैक्शन हमको अच्छा नहीं लग रहा है। जब फ्रैक्शन बढ़िया नहीं लग रहा है तो एक काम आपको बता देते हैं, जो हर में दिख रहा है डिनोमिनेटर में, उससे पूरे समीकरण को गुना कर दीजिए। 2 था तो 2 से गुना कर दिए, क्या बन जाएगा बताइए, इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा, इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा, इसमें भी, सब में। तो फाइनल आंसर देखिए, यहां बन जाएगा 2C2H6, देखो यहाँ 2 लग गया ना, यहां 2 से गुना करेंगे 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा ना, क्या रह जाएगा, 7O2 रह जाएगा। इधर 2 पहले से था, 2 से गुना भी किया है तो 4CO2 हो गया, प्लस 3 था पहले से, 2 से गुना किया है, 6 H2O हो गया। जरा सोचो, इतना बड़ा तुम सोच पाते, लेकिन हो गया आसानी से। देखो कैसे, 2 दूनी 4 कार्बन, 4 कार्बन, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 7 दूनी 14 गो, तो 4 दूनी 8 प्लस 6 14 ऑक्सीजन हो गया, बैलेंस हो गया ना। कितना अच्छा ट्रिक है बताइए। अब यहां पर आपको ये बैलेंस करके हमको बताना है, यानी कि हम यहां पर लिख देते हैं x y p q। आपको x y p q का मान आपको कमेंट में बताना है। यहां पर भी x y क्या कहते हैं, ये p, चलो यहां पर दूसरा कर देते हैं, यहां पर m, यहां पर n,
यहाँ पर ए कर देते हैं, यहाँ पर बी कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपको एम एन ए बी का भी आपको वैल्यू बताना है, कितना कितना से बैलेंस करिएगा, ये बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आज के टॉपिक में हम आपको बताए हाइड्रोकार्बन जब जलता है तो उस अभिक्रिया को हम संतुलित कैसे करते हैं, तो ट्रिक के माध्यम से आपको बताए, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, जरूरत पड़ेगा तो भिन्न आएगा, तो भिन्न आएगा तो उसको कैसे उड़ाना है वो भी सिखा दिया आपको हम। उसके बाद कल ऐसे ही दूसरे टाइप का अभिक्रिया लेंगे, उसका ट्रिक सिखाएंगे, है ना। तो कल का जो वीडियो हमारा अपलोड होगा उसमें रासायनिक समीकरण का ढेर सारा एग्जाम्पल लेंगे, सबको हम संतुलित करते हुए आपको इतना आपका जो है ना फ्रेश कर देंगे माइंड को कि आप लोग आराम से सारे प्रकार के समीकरण को बैलेंस करना सीख जाइएगा। तो आज का वैसे भी क्लास लंबा हो गया है, उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया से आप लोग ऐसे क्लास रेगुलर करते रहिए, समझ में 100% आते रहेगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।